नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। और आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है उपसह संयोजक यौगिक, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला हम लोग एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो जिसमें से आपको कुछ जानकारी हम आपको देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्लास 12th का ये केमिस्ट्री है और जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाएंगे और ये प्ले स्टोर का सिंबल देख रहे हैं, वहां पर केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया सर्च करेंगे। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया अगर आप वहां पर सर्च करोगे तो केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया सर्च करने के बाद आपको ये पिलका टी शर्ट में प्रदीप सर दिखेंगे। यहाँ केमिस्ट्री पॉइंट लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, इसको सर जी डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यानी इस तरह का फेस खुलेगा आपके मोबाइल फोन में। तो आप वहां पर लिखा हुआ 10th का, 11th का, 12th का, नीट का, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, जनरल कंपटीशन। तो यहाँ पर आप 12th क्लास के हो तो 12th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में भी आपको मिल सकता है। उसके बाद टेस्ट सीरीज, यानी जब आप लोग टेस्ट सीरीज की बात करें, तो यहां पर आपको टेस्ट भी ऑनलाइन फ्री में टेस्ट मिलेगा। तो आप यहां पर टेस्ट सीरीज में भी आप कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं कि आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो सेशन है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है, यानी हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजक यौगिक। पूरा एकदम इत्मीनान से पढ़ना है, इधर उधर नहीं करने का, पूरा एकदम पढ़ने का, समझ गए। समझ में जहां नहीं आएगा कमेंट करने का। हाँ समझ रहे हैं, इधर उधर नहीं देखिए, एकदम बोर्ड पर देखिए। ओ भैया एक बात बताओ, उपसह संयोजक यौगिक क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको कंप्लीट आज की क्लास में हम आपको बेसिक सिखाने वाले हैं। क्या सिखाने वाले हैं? बेसिक। यानी उपसह संयोजक यौगिक को अच्छा से समझने के लिए, इसमें कोई भी तरह की त्रुटि ना हो, कोई भी तरह की दिक्कत ना हो, उसको समझाने के लिए हम आपको बेसिक लाए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक लाएंगे, फिर हम उपसह संयोजक यौगिक क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक क्लास की। ध्यान दीजिएगा, आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चले जाएंगे, ठीक है, समझते चले जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको समय दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अम्ल, अगर कोई आपसे पूछता है कि अम्ल क्या है, तो आपको पता है कि अम्ल के बारे में कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। यानी इसका परिभाषा क्या होगा, देखिए ध्यान से, डिफिनेशन, वह पदार्थ जो जल में घुलकर, वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। कौन आयन देता है? H+ को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन देता है। कौन आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। हाइड्रोजन आयन देता है, क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। यानी जो पदार्थ जल में घुलेगा और हाइड्रोजन आयन देगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। याद रखिएगा, यानी जल में घुलने वाला पदार्थ और हाइड्रोजन आयन देने वाला पदार्थ, वही हमारा क्या है? अम्ल है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं HCl का। HCl का नाम आप लोग जानते होंगे। HCl एक्वस लगा दीजिए। एक्वस का मतलब हो गया जल में घुल गया, जलीय विलयन है, और जब ये टूटेगा तो H+ एक्वस बनाएगा, उसके बाद Cl- बनाएगा। तो ये बताओ, जल में घुला तो घुलने के बाद H+ दिया कि नहीं दिया? बोलो ना। हाँ दिया। तो इसीलिए ये हमारा H+ हाइड्रोजन आयन दिया, इसीलिए HCl आपका क्या है? अम्ल है। अगर हम लोग बात करें H2SO4 की, तो बताओ H2SO4 का जब जलीय विलयन करेंगे, यानी जब इसको जल में डुबा देंगे, जल में घुला देंगे, तो जल में डुबाने के बाद ये 2H+ एक्वस देगा, 2 हाइड्रोजन है, उसके बाद सल्फेट SO4 2- देगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, क्योंकि ये जल में घुलकर H+ आयन दिया। समझ गए। अगर हम HNO3 को ले लेते हैं, HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल है, और तो ये हमारा देगा H+ एक्वस देगा, उसके बाद NO3- एक्वस देगा। तो जल में घुलकर क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है। तो सो हमारा ये सब जो है ये अम्ल है। ये सब क्या है? अम्ल है। याद रखिएगा, वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसी को आप लोग क्या बोलिएगा? अम्ल बोलिएगा। बताइए, अम्ल के बारे में सबको समझ में आया क्या? अम्ल के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। बोलिए भैया, आया है कि नहीं आया? अब हम लोग बात करते हैं आगे। अम्ल जो है, याद रखिएगा,
यह स्वाद में खट्टा होता है। यह स्वाद में क्या होता है भैया? खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। बोलिएगा सब लोग। उसके बाद यह नीले लिटमस पत्र को, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है, यानी ललका कलर के कर देता है। हाँ, ललका टी शर्ट वाला, लाल टी शर्ट वाला, ध्यान दीजिए। यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। उसके बाद अम्ल के बारे में तो आप जान रहे हैं, इसका पीएच मान जो है ना 7 से कम होता है। कितना से कम? 7 से कम होता है। पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अगर अम्ल का उदाहरण लीजिएगा, एग्जाम्पल लीजिएगा, तो आप HCl ले सकते हैं। HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 लीजिएगा, नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 बोलिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। HCOOH बोलिएगा, फॉर्मिक अम्ल। CH3COOH बोलिएगा, ये आपका एसिटिक अम्ल है। यानी ये सारा सब एसिड है। बताइए, अम्ल के बारे में इतना बात समझ में आया? समझ में आया कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा वही आपका अम्ल है। और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ये हम सिर्फ बेसिक के रूप में बता रहे हैं, अभी अम्ल का चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी हमको जो जरूरत है उतने चीज को हम आपको बता रहे हैं। तो अम्ल के बारे में इतना कॉन्सेप्ट बताओ भैया, सबको समझ में आया? क्या अम्ल के बारे में इतना चीज है? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो मैं हट गया, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अम्ल के बाद आगे बढ़ते हैं क्षार के बारे में। किसके बारे में? क्षार के बारे में। देखिए, बेस क्षार है। अगर कोई पूछेगा क्षार क्या है, तो वो जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देगा, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड, बोलिए 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 मेरे साथ, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में OH माइनस बोलते हैं, OH माइनस आयन देता है, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। एकदम पूरा एकदम अच्छे से लिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, पूरा कवर हो जाएगा। यानी जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है वही हमारा क्या होता है? क्षार होता है। और क्षार का पहचान हम लोग करते हैं जिसमें OH लगा रहे। उदाहरण में जैसे देखो NaOH है, वैसे OH है, इसका जलीय विलयन जब की बात करेंगे तो ये Na+ देगा एक्वस, उसके बाद देगा OH माइनस एक्वस। तो जल में घुला और OH माइनस आयन दिया तो कहेंगे ये क्षार है। समझ गए? और वैसे भी क्षार का पहचान है जिसमें OH लगा रहेगा वो हमारा क्या होगा? क्षार होगा। क्षार का पहचान क्या है? जिसमें OH लगा रहेगा वो हमारा क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। बंद कीजिए। तो क्षार के बारे में याद रखिएगा, जो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। और उदाहरण इसका याद रखिएगा, NaOH आपका क्षार है, KOH आपका क्षार है, LiOH का आपका क्षार है, हाँ, CaOH का होल 2 ये आपका क्षार है, MgOH का होल 2 ये आपका क्षार है। अगर हम लोग बात करें AlOH का 3 होल 3 ये आपका क्षार है, ETC ये सब आपका क्या है? क्षार है। और क्षार के कुछ गुण जान लेते हैं। क्षार क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, यह स्वाद में कड़वा होता है, यह स्वाद में कड़वा होता है। अब स्वाद में कड़वा होता है तो चख नहीं लेना, यह स्वाद में कड़वा होता है। उसके बाद देखोगे यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता। अम्ल क्या किया था? नीले को लाल किया था ना, ये क्या करेगा? तो लिखेंगे यह लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। उसके बाद हम लोग याद रखिएगा, इसका पीएच मान जो होगा ना, पीएच मान जो होगा ना 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। बताओ यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? अम्ल के बारे में आपने समझ लिया, क्षार के बारे में आपने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं लवण के बारे में। किसके बारे में? लवण के बारे में, यानी सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। अम्ल क्षार हो गया, अब आइए लवण के बारे में, यानी सॉल्ट के बारे में। ये लवण क्या है, सॉल्ट क्या है? आप लोग पढ़े होंगे जब अम्ल, हाँ, क्षार रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद लवण बनाता है। यानी हम लोग यहां लिखेंगे जब अम्ल एवं क्षार, जब अम्ल एवं क्षार
आपस में अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाता है। ठीक है, यानी आप यहां पर आप ऐसे बोलेंगे अम्ल, कोई अम्ल ले लीजिए, अम्ल प्लस लिख दिए क्षार, ये मिल के देगा लवण, और लवण के साथ साथ आपका क्या देगा? जल भी देगा। लवण के साथ साथ क्या देगा? जल भी देगा। इस बात को याद रखिएगा। उदाहरण जैसे हम HCl ले लिए, या क्षार के जगह ले लिए NaOH। ध्यान दीजिएगा, HCl आपका अम्ल है, NaOH आपका क्या है? क्षार है। अब इन दोनों की रिएक्शन करवा दो तो ये हमारा प्लस होगा, ये हमारा माइनस होगा। ध्यान लेना, शुरू वाला को क्या बोलते हैं? प्लस, और बाद वाला को क्या बोलते हैं? माइनस। ये भी होगा प्लस, ये होगा माइनस। प्लस वाला को माइनस से, माइनस वाला को प्लस से, तो H प्लस और OH माइनस मिलकर आपका H2O जल बन गया। उसके साथ आपका Na और Cl मिलेगा, NaCl बनेगा। तो NaCl को ही हम लोग बोलेंगे ये तो लवण है। क्या है? ये तो लवण है। हाँ, जैसे अगर मान लो, अगर भाई हम बात करें लवण की, H2SO4 है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम H2SO4 की बात करें, ये आपका अम्ल है, NaOH ही रहने दिए। अब ये क्या बनेगा? तो यहां पर देखिए, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लस माइनस करो और H प्लस और OH माइनस को मिला दो, H2O बनेगा। उसके बाद Na और SO4 को जोड़ दो, NaSO4 होगा, लेकिन सल्फेट का बैलेंस दो, Na2SO4 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, KOH आपका क्षार ले लिए, H2SO4 आपका क्या ले लिए? लवण ले लिए, सॉरी अम्ल ले लिए। अब क्या करेंगे? इसको प्लस करिए, इसको माइनस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, इसको माइनस, तो K प्लस और SO4 माइनस मिलके क्या बनेगा? K2SO4, और उसके बाद बन जाएगा H2O। तो ये भी आपका क्या है? लवण है। समझ में आ रही बात? यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा लवण। क्या बना लेगा? लवण। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाता है। उसके साथ साथ जल भी बनाता है। तो ये बात आप लोगों ने समझ लिया। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले हम आपको द्विक लवण के बारे में बताते हैं। द्विक लवण, लवण पढ़े लगे हाथ, हम आपको द्विक लवण के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि द्विक लवण क्या होता है, डबल सॉल्ट क्या होता है। ये जो द्विक लवण है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। ये द्विक लवण होता है, इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, द्विक जोड़ लवण होगा ना। द्विक मतलब क्या होता है? दो, यानी दो लवण से बनेगा। तो याद रखिएगा, जिसमें दो लवण हो। कितना लवण हो? दो लवण हो। यानी हम बोलेंगे वैसा यौगिक, वैसा यौगिक जो, वैसा यौगिक जो दो लवणों से बना हो, दो लवणों से बना हो, है, दो लवणों से बना हो। जो दो लवण से बना होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विक लवण बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में याद रखिएगा, फिटकिरी। आप लोग नाम सुने होंगे फिटकिरी का, सुने हैं कि नहीं? देखो भैया, कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये कहावत है। तो आपको खामोशी से मेहनत करना है और सफलता हम लोग का क्या होगा? शोर मचाएगा। तो मेहनत करोगे तब ना सर जी, तो मेहनत करना होगा आपको। नहीं मेहनत कीजिएगा तो मेरा क्या लीजिएगा? है, हम तो ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, आपको भी पढ़ना होगा ईमानदारी से, तब ना हम लोग का अच्छा रिजल्ट आएगा। और अच्छा रिजल्ट आएगा तो केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया आगे बढ़ेगा। इसलिए सब लोग अच्छे से पढ़िए। जहां समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी कहता हूं कि कमेंट किया कीजिए आप लोग, जब ऑनलाइन आप हमें देख रहे हो तो फिटकिरी का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। फिटकिरी, इसी को हम लोग पोटास एलम भी कहते हैं, पोटास एलम। और ये पोटास एलम जो है, ये फिटकिरी का फॉर्मूला होता है। और इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2। ध्यान दीजिए, इसमें एक लवण आपका ये है, एक लवण ये है। तो आपको ऐसा भी यहां से क्वेश्चन दे सकता है कि इनमें से कौन द्विक लवण है, यानी डबल सॉल्ट कौन है ये बताओ। तो द्विक लवण में जिसमें दो लवण होगा उसी को द्विक लवण बोलेंगे। तो एक आपका यहाँ पोटासियम सल्फेट है, दूसरा आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है। ये 24H2O लगा रहता है। तो ये फिटकिरी का फॉर्मूला है, लेकिन फिटकिरी क्या है? द्विक लवण है, डबल सॉल्ट है। उसके बाद एक होता है कार्नेलाइट का फॉर्मूला। किसका? कार्नेलाइट का फॉर्मूला। और कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है KCl MgCl2
6H2O। या ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको दो लवण है, एक लवण आपका KCl है, दूसरा लवण MgCl2 है, और दो लवण के मिलने से बना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विक लवण। तो याद रखिएगा कि अगर कोई द्विक लवण डबल सॉल्ट बोलता है तो कहेगा जिसमें दो लवण हो। कितने लवण हो? दो लवण हो, और दो लवण से जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विक लवण बोलेंगे। बताइए, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को? द्विक लवण में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी आपने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, सॉल्ट पढ़ा, और आपने द्विक लवण पढ़ा। अब आइए जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम लोग चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सर जी ये बेसिक आपको जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप निकालोगे तो यहां पर आपको क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आपको यहां पर MTR करना होगा। कुछ हम आपको रटने के लिए देंगे, और जब ये रट लोगे तब आप देखिए कमाल होगा। क्या कमाल होगा? देखिएगा, MTR मारो टोटल रट्टा, इसको आप रट लो। कौन बोला? बोलो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ये याद रखना। और याद रखना सबसेल आपका 4 होता है सर जी। सबसेल कितना होता है? 4sp-d-f। और S सबसेल में जब अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, S सबसेल में जब आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो S सबसेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरिएगा 2, P सबसेल में 6, D सबसेल में 10, F सबसेल में 14। SP-d-f 2 6 10 14, SP-d-f 2 6 10 14। ये आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सबसेल है। जहां जहां एस सबसेल मिलेगा वहां अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरिएगा, 2 से ज्यादा नहीं भरना, ये बात याद रखिएगा। पी वाला मिलेगा तो पी में 1 से लेके 6 तक भरेगा, 6 से ज्यादा नहीं भरेगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, और जब परमाणु संख्या 1 होता है, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा हमारा 1s1। जब हम हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा। अब कोई लिथियम है, परमाणु संख्या 3 होता है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? 1s3 करेंगे। ई करोगे? 1s3 करोगे? नहीं, एस में 3 बताए थे हो राजा, नहीं ना बोले थे, तो काहे तुम बना दियो भैयो? तो 1s3 नहीं होगा। कहिएगा क्यों? क्योंकि एस में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एस में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एस में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो लिथियम का क्या होगा? तो 3 होगा, क्या होगा? 1s2 2s1, 2 1 3। अब कोई कहेगा सर ऐसा नहीं हो सकता है, 1s1 और 2s2। नहीं सर जी, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाला भरना चाहिए पूरा। जब पहला सबसेल पूरा भर जाएगा तब आप आगे बढ़िएगा। तो ये पहला नहीं ना भरा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। याद रखें, अगर बेरिलियम की बात करें 4, तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2 और 2s हो जाएगा 2। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। ये आप तो कई बार बना भी चुके हैं, कई बार इसको, ये तो आपको सीख जाना चाहिए अभी तक। 1s2 2s2 2p6 3s1, देखो 2 2 4 6 10 1 11 बना दिए। ये इसलिए बताए क्योंकि हमको यहां पर अभी संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मेरे को काम है, कौन इलेक्ट्रॉन को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मेरे को काम है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
यानी जो बाह्यतम कक्षा में है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और आपको ज्यादातर जैसे मान लो सोडियम है तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 कहेंगे, 2s2 कहेंगे, 2p6 कहेंगे, 3s1 कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग k सेल बोलेंगे, इसको l सेल बोलेंगे, इसको m सेल बोलेंगे। अब बताइए, पहली कक्षा को k सेल कहते हैं तो k सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन, l सेल में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें लिखेंगे 2, इसमें लिखेंगे 8, इसमें 1। तो सबसे बाहरी कक्षा में आपका कितना 3s1 है, तो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, इसीलिए इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। समझ वाली बात। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आपको याद रखना, अगर किसी तत्व का कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा तत्व है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, याद रखना अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, वो इलेक्ट्रॉन को करेगा त्याग, और त्याग करने से प्लस चार्ज आता है, और प्लस वाले को हम लोग धनायन कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन। ये इसलिए बता रहे हैं, आगे चल के इसका हम लोग उपयोग करेंगे, आगे चल के ये आएगा आपको कि बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जब आएगा तो आप कैसे इसको बॉन्डिंग करोगे, समझ रहे हैं। तो बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगर किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने से याद रखना नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ऋण आयन बोलेंगे, यानी एनायन बोलते हैं इंग्लिश में। समझ वाली बात। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी आप जान गए कि बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हम लोग बात कर देंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा, बंधन का, बॉन्डिंग का, यानी कैसे बंधन बनता है। तो बंधन याद रखिएगा, जब हम लोग बंधन की बात करेंगे, बॉन्डिंग की बात करेंगे, तो ये बंधन तो प्यार का बंधन है नहीं बोलिएगा, ये बंधन तो केमिस्ट्री का बंधन है, ऐसे बोलिएगा। ये बंधन तो केमिस्ट्री का बंधन है। तो यहाँ पर हम लोग बंधन जो है 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 3। पहला का नाम है आयनिक बंधन। कौन बंधन, आयनिक बंधन। तो पहला हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। कौन बॉन्ड बोलो, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। दूसरा हम लोग बोलेंगे सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, यानी इंग्लिश में बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद हम लोग यहां पढ़ेंगे उपसहसंयोजक बंधन, यही इंपॉर्टेंट है, उपसहसंयोजक बंधन, उपसहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। तो जब बंधन करिएगा तो याद रखिएगा 3 कंडीशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तब हमारा आयनिक बंधन बनेगा। कौन बंधन बनेगा, आयनिक बंधन बनेगा। आप कहिएगा सर कैसे, तो आयनिक बंधन के लिए हम आपको एग्जांपल बताए थे, विवाह। क्या बताए थे, विवाह। विवाह आप लोग सुने होंगे, विवाह के बारे में आप लोग जानते होंगे। विवाह जब भी होता है तो लड़का होता है, लड़की होता है, तो यहाँ पर विवाह में क्या होता है, लड़की का ट्रांसफर होता है। और यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो विवाह आप देखिएगा, तो ये जो विवाह है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा, और धातु और अधातु के बीच विवाह होगा। तो यानी याद रखिएगा आयनिक बंधन कौन बनाता है, तो जो धातु होता है यानी मेटल होता है, और जो नॉन मेटल होता है, दोनों आपस में, क्योंकि मेटल पर प्लस चार्ज होता है, नॉन मेटल पर माइनस चार्ज होता है, प्लस माइनस का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम लोग कहेंगे आयनिक बंधन। समझ रहे हैं, कौन बंधन, आयनिक बंधन। उसके बाद होता है सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझेदारी होता है, यानी शेयरिंग होता है, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनेगा सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है तो साझेदारी से जो बंधन बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, जैसे एग्जाम्पल भी बताएंगे, ये अधातु के बीच बनाता है। किसके बीच, अधातु यानी नॉन मेटल के बीच। उसके बाद होता है उपसहसंयोजक बंधन। उपसहसंयोजक बंधन, उपसहसंयोजक बंधन क्या होता है, जैसे 2 परमाणु है, ए है और बी है। ए के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, बी के पास नहीं है, तो ये हो गया रिच, ये हो गया पुअर। अब ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो
तो ए और बी के बीच बॉन्ड बन जाता है, ए और बी, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से लिखा जाता है, एरो से डिनोट किया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, समझ गए। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम आपको उपसह संयोजक बंधन तो डिटेल में पढ़ना ही है, आज इतना ही तक रहने दीजिए, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी समय में।